ये क्लास मैंने लिया इसलिए आप लोग आए हो, या कोई भी टीचर लेता तो आप लोग आते हैं? मेरे लिए कौन कौन आया है मुझसे पढ़ने के लिए? तो इतना भरोसा कैसे है? नहीं, जो मेरे से नहीं पढ़े हैं उनको भरोसा कैसे? ये पंक्तियां क्यों और कब लिखी गई है ना, ये ढूंढने की कोशिश करो। कभी क्या बता रहा है ये ढूंढने की कोशिश करो, उसमें किस स्थिति में बता रहा है, किस उद्देश्य से बता रहा है। अगर इनमें से आप कुछ भी ढूंढ लो वही लिख दो, ठीक है? क्या बता रहा है कोशिश करो पहचानने की, किस स्थिति में बता रहा है, किस उद्देश्य से बता रहा है। जैसे फिर आप लोग लिखो इन पंक्तियों में कभी डैश विषय के बारे में डैश स्थिति का वर्णन कर रहा है, ठीक है ना? और क्या कह रहा है? तथा ये संदेश देना चाहता है, डैश संदेश देना चाहता है, ठीक है? सब में लगा दो, सब में अप्लाई कर दो, सब जगह अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा, ठीक है? और देखो ये तुम्हारा प्रसंग हो गया, ठीक है? आप लोगों को नहीं है, जीरो नॉलेज है एकदम, और आप लोगों को लिखना है पत्र, ठीक है? आपके पास जो पत्र आया है लिखवाने के लिए एकदम जीरो बटा सन्नाटा है, आपने पहले कभी नहीं लिखा। आपको उस पत्र से डील करना है। आप लोगों को सबसे पहले सोचना है क्या कि इसमें पूछ क्या रहा है ना। देखो मैं लिखा देता हूं रूल नंबर 1। अब हम अगर आप लोगों ने लिख लिए हैं तो एग्जाम हॉल में जैसे ही आप लोग पहुंचोगे, है ना, मान लो एग्जाम हॉल में पहुंच गए और एक ऐसा निबंध आपके सामने है जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा, ठीक है? तो हमें उस निबंध से कैसे डील करना है, उससे कैसे निपटना है, ठीक है? उसको कैसे लिखना है। आप लोग लिखोगे तो आप लोग उसको, मुझे पता है कि लिखते ही होंगे, जो नहीं आता हो आप मन से लिखते ही होंगे, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हो जाए, होती ही होंगी, पूरे मार्क्स नहीं मिलते होंगे, है ना? तो आज हम यही काम करेंगे कि उसकी जो तुम्हारे लिखने की जो प्रोसेस है, जो थिंकिंग की जो प्रोसेस है, उसको कैसे बदलना है, कैसे सोचना है, ठीक है? ताकि तुम सही पॉइंट्स सोच पाओ और उन पर निबंध लिख पाओ, ठीक है? अब आप लोगों की शुरुआत अगर ऐसी होगी तो परीक्षक पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा। आप लोगों को कोशिश करना है कि परीक्षक को मजबूर करना है कि भाई कॉपी पढ़ के चेक कर, है ना? हाँ, पढ़ के चेक कर कॉपी, ठीक है? अगर आप लोग ये क्लास मैंने ली है इसलिए आप लोग आए हो, या कोई भी टीचर लेता तो आप लोग आते हैं? मेरे लिए कौन कौन आया है मुझसे पढ़ने के लिए? तो इतना भरोसा कैसे है? नहीं, जो मेरे से नहीं पढ़े हैं उनको भरोसा कैसे? हाँ भाई, 2-3 और बैठे हैं पीछे, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने आज का दिन चुना इसलिए क्योंकि आज क्या है, बसंत पंचमी, है ना? तो मैंने कहा कि चलो बसंत पंचमी से ही क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आज ज्ञान बुद्धि और समझ का दिन है, और आज के दिन हम किसको, माँ सरस्वती को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और बहुत सारा क्या बांटते हैं, ज्ञान बांटते हैं और ज्ञान लेते भी हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ज्ञान लेने के लिए पधारे। क्या सीखने वाले हैं हम आज? क्या बताया था मैंने कुछ 2-3 टॉपिक्स लिए थे हिंदी के, जिनमें एक तो ऐसे राइटिंग और एक पत्र लेखन और एक होती है तुम्हारी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, है ना? आप लोगों को लगता होगा कि हमें तो आता ही है, हम कर ही लेंगे। आप लोग आज तक निबंध लिखते आए हो, लेकिन निबंध जो आप लोगों ने मुझे लगता है 9th क्लास में सीखा होगा, रटा होगा, वही निबंध को आप लोगों ने 10th क्लास में भी लिखा होगा, या थोड़ा बहुत चेंज करके, थोड़ा बहुत इधर उधर से याद करके लिख लिया होगा। 11th में भी उसी से काम चलाया होगा, 12th में भी उसी से काम चला रहे होंगे, है ना? है? जरूरत ही नहीं पड़ी तो फिर कैसे किया, पेपर ही नहीं दिए? ये भी अच्छी बात है, 10th में तो दिए थे ना। तो आज अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इन निबंधों को ही लिखना सीखेंगे। देखो क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं हिंदी में जिन पर निबंध पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ टॉपिक्स को वो क्या करता है, चेंज करके देता है। आप लोगों को लगता है कि बंडर ऑफ साइंस का निबंध आता है, वो बंडर ऑफ साइंस का एक तरीके से लिखना होता है, एक तरीके से लिखना नहीं होता, उसके पूछने के तरीके कई सारे होते हैं। लेकिन हमने एक रट लिया है और उसी एक रटे हुए तरीके पर वो कुछ भी पूछ रहा है, हम उसी को लिखते जा रहे हैं। उसमें 4-5-6 हेडिंग लिखा दी है मास्टर ने नोट्स में, है ना? चाहे उसमें पूछा है हिंदी में कि नहीं पूछा है, लेकिन आप लोग उसी को लिख करके आ रहे हो। आप लोग निबंध का क्यू भी निकालो जरा, उसमें देखो कितने सारे उसमें अथवा लगा लगा के उसने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने स्ट्रक्चर उसका एक ही याद करा हुआ है ना? कि उसकी प्रस्तावना याद कर ली, उसका
वो उपसंहार याद कर लिया, और कहाँ कहाँ पर उसका यूज करते हैं वो सब याद कर लिया, है ना। क्यों वो श्राप है और क्यों वो हमारे लिए अच्छा है, क्यों बुरा है, बस इसी पर आप लोग उसको लिखते हुए चले आ रहे हो। तो मैं आज आप लोगों को यही करने वाला हूं, मैं सिखाने वाला हूं कि निबंध कोई भी हो। देखो निबंध क्या होती है, कला होती है, कला, ऐसे राइटिंग, है ना। मैं लेके आया हूं कुछ, ये देखो मेरी बुक है निबंध की, है ना। इसमें हम सीखते हैं यूपीएससी में कि कैसे निबंध को लिखा जाता है। यहाँ पे तो बहुत बेसिक से निबंध आते हैं तुम्हारे, तो पढ़ के समझ में आता है कि निबंध में पूछ क्या रहा है। डायरेक्ट उसमें लिखा होता है, हमें समझ में आ रहा होता है कि इस बारे में निबंध पूछा गया है। लेकिन यूपीएससी में ऐसे निबंध नहीं पूछता। यूपीएससी में निबंध दो तरह के पूछे जाते हैं, एक होते हैं अमूर्त और एक होते हैं मूर्त। अमूर्त वो, मूर्त वो जो हमें जैसा दिख रहा है ना, वैसा ही जिसके बारे में जैसा पूछा गया है वैसा ही उसके बारे में क्या कर दो, लिख दो, है ना। लेकिन अमूर्त विषय ऐसे होते हैं जिनको समझ में ही नहीं आएगा पढ़ के कि ये पूछ क्या रहा है ना। हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। समझ में आ रहा है कुछ, क्या हर्ष है, क्या कृतज्ञता है ना। आप लोग इसको हिला भी नहीं सकते, सोचोगे तो तब लिखने के बारे में ऐसे निबंध पूछे जाते हैं। मैं टॉपिक है निबंध का। हाँ, एक यूरोप के एक क्या नाम है वो थे निबंधकार, उन्होंने शुरुआत में निबंध लिखे ऐसे, मैं, ये टॉपिक थे उनके निबंध लिखने के। निबंध लिखो इस पर 1000 शब्दों का। सोच पा रहे हो कुछ, एकदम ब्लैंक हो जाएगा माइंड, सोच ही नहीं पाओगे कुछ। बताओ क्या लिखोगे अगर तुम 2-4 पॉइंट इस मैं के बारे में सोच पा रहे हो, बताओ जरा। कोई एक आध पॉइंट सोच के बताओ मेरे को कि मैं इस चीज के बारे में लिखूंगा इस मैं पर निबंध। मैं कह तो रहा हूं माइंड एकदम ब्लैंक हो जाएगा, आप एक शब्द नहीं सोच पाएंगे कि आखिर इस पर 1000 शब्दों का निबंध लिखा तो लिखा कैसे जाएगा। लेकिन आज मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, आपके एग्जाम में जो भी निबंध आएंगे आप उनके बारे में उनकी धज्जियां उड़ा रहे होंगे अच्छे से, है ना। आप उनके बारे में सोच पा रहे होंगे कि इसमें लिखेंगे क्या और लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वही सिखाऊंगा कि पॉइंट्स को सोचना कैसे है ना, रूपरेखा कैसे बनानी है और फिर उस रूपरेखा पे लिखना कैसे है, ठीक है। तैयार हैं, कर दें शुरू। अच्छा, तुम लोग कुछ खा पी के आए थे कि नहीं है? चिंता मत करो, मैं भी नहीं खा के आया। हाँ तो अब तो गया ना दलिया आलिया सब खत्म। मैं तो सोच रहा था, किसी ने कहा भी था कि सर मैं टिफिन लगा के ले आऊंगी, तो मैं तो भूखा ही, मैं सोच रहा कि चलो आ ही जाएगा टिफिन तो है। हाँ तो मैं तो मना करूंगा ही, तुम्हें लाना चाहिए था, है। गरीब मास्टर सुबह से यहाँ बैठा हुआ है, पढ़ा रहा है, आप खिला दो सर, है। पढ़ा तो रहे हैं सर, इतना कम है। निबंध क्या है, एक विधा है, विधा इंग्लिश में इसको बोलते हैं जेनरे। क्या बोलते हैं? जेनरे, है ना। विधा विद्या नहीं, विधा, है ना। जैसे तुम्हारी कहानी हो गई वो भी एक विधा है, उपन्यास हो गई वो भी एक क्या है, विधा है। एकांकी, नाटक वगैरह ये सब क्या है, एक विधा है, ठीक है। 16वीं सेंचुरी के आसपास 2 लोग थे, एक हुआ फ्रांस में और एक और व्यक्ति था जो कि हुआ था कहां पर, इंग्लैंड में। इंग्लैंड, ये जो व्यक्ति था इसका नाम था मॉन्टेन, और ये जो व्यक्ति था इसका नाम था फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन, ठीक है। पहली बार निबंध लेखन की शुरुआत फ्रांस से होती है, यानी कि तुम्हारी यूरोप से होती है। और यूरोप में 2 व्यक्ति थे, एक फ्रांस में था जिसका नाम था मॉन्टेन और एक इंग्लैंड में था जिसका नाम था फ्रांसिस बेकन। दोनों तेरे सर के ऊपर है ना। हाँ यही देखो, एक ये रहा फ्रांस और ये रहा इंग्लैंड, एकदम लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग थे, सबसे पहला निबंध इस व्यक्ति ने लिखा था
है ना। और इसने कहा कि निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है, किसी भी विषय पर, कोई भी विषय हो सब पर क्या हो सकता है, निबंध लिखा जा सकता है। इससे पूछा गया भाई कैसे लिखेंगे और विषय क्या होंगे, तो किसी ने पूछा तो इसने बताया कि मैं पर भी लिख सकता हूं, मैं, है ना। तो इसके ऐसे विषय थे, मैं, इस पर निबंध इसने लिखा और कई सारे मतलब हजार 1200 शब्दों के निबंध लिखे, कई सारे पेजेस के अकेले मैं पर, जिस पर आप लोगों का सोच करके दिमाग क्या हो रहा है, ब्लैंक हो रहा है कि लिखेंगे कैसे इस पे हैं। तो ये जो व्यक्ति थे तुम्हारे फ्रांसिस बेकन और मॉन्टेन, इन दोनों व्यक्तियों ने जो निबंध लिखे, इनके निबंधों में कल्पना की प्रधानता ज्यादा थी, मतलब ये सोचते थे और लिखते थे, है ना। उसके बाद में कुछ निबंध होते हैं जो कि आत्मनिष्ठ निबंध होते हैं, है ना, जिसमें लिखने वाले की व्यक्ति की मानसिकता ज्यादा हावी होती है। मॉन्टेन की परंपरा में भारत में जो निबंधकार रहे, जैसे मॉन्टेन यूरोप में लिख रहा था निबंध, वैसे ही निबंध भारत में भी कुछ निबंधकार लिख रहे थे। उनके नाम थे विद्यानिवास मिश्र, शायद आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा विद्यानिवास मिश्र के बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनके बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा, है ना। हिंदी साहित्य में 21 तोपों की सलामी दी जाती है हजारी प्रसाद द्विवेदी को, इतने महान व्यक्तित्व रखते हैं अपना। एक तुमने उसके बारे में सुना होगा रामचंद्र शुक्ल के बारे में, ना, सबसे धुरंधर व्यक्ति हिंदी साहित्य के वही हैं, है ना। अगर किसी इतिहास का किसी लेखक पर, है ना, कोई लिखता है उस पर उनके सर पर हाथ रख दिया तो समझ लोगे वो, है ना, सफल हो गया। और किसी को आशीर्वाद उन्होंने नहीं दिया, आलोचना कर दी उसकी, तो समझ लोगे उसका करियर खत्म हो गया। इतने खतरनाक व्यक्ति माने जाते हैं वो हिंदी साहित्य के मामले में। इनका एक निबंध अगर आप लोग कभी पढ़ो, बड़े हो जाओ, तो कुटज करके एक निबंध था, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पढ़ना कभी टाइम मिले तो, ठीक है। कुटज निबंध है, बहुत शानदार निबंध है इनका, हम पढ़ते हैं इसको यूपीएससी में। अब देखो मैंने आप लोगों को निबंध बताई दिए, दो तरीके के होते हैं, एक तुम्हारे मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त वो विषय होते हैं जैसा दिख रहा है वैसा ही लिख दो, जैसा पूछा जा रहा है वैसा ही लिख दो, समझ में आ जाता है पढ़ के कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। यानी कि मूर्त निबंध वो निबंध होते हैं जिनको हमारे पास जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, है ना, ज्ञानेंद्रियां समझते हैं ना, आंख, कान, नाक, त्वचा, है ना, इन सब चीजों से हम जिन विषयों को महसूस कर सकते हैं वो मूर्त विषय होते हैं। लेकिन जिनको हम इन इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते वो कौन से विषय होते हैं, अमूर्त विषय होते हैं, है ना। तो मूर्त विषयों पर निबंध सीधे साधे आते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। अमूर्त विषयों पर निबंध तुम्हें नहीं पूछे जाते, यूपीएससी अमूर्त विषयों पर निबंध पूछती है ना। निबंध तुम्हारे जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं वर्णनात्मक निबंध, यानी कि डिस्क्रिप्टिव निबंध, हमें कोई चीज दे दी उसका हम क्या करते जा रहे हैं, वर्णन करते जा रहे हैं अपने शब्दों में, ठीक है, तो वर्णनात्मक निबंध हो गया, डिस्क्राइब करते जा रहे हैं। और एक होते हैं कथात्मक निबंध, है ना, जैसे कोई कथा कहता है ना, कहानी टाइप की सुनाता है, तो उस टाइप के भी निबंध होते हैं। ये वो निबंध होते हैं छोटे बच्चों के निबंध होते हैं, है ना, जैसे गाय का निबंध, है ना, गाय का निबंध वर्णनात्मक निबंध है। गाय के 4 पैर होते हैं, सबने लिखा होगा गाय का निबंध तो, है ना। गाय हमारी माता है ना, और ये हमारे लिए दूध देती है और इसके 4 पैर होते हैं, और हमारे घर पर जो गाय है उसका नाम ये है, फलाना है, ढिमकाना है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, हाँ, गाय के 2 सींग होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं। तो ये जो निबंध है वो निबंध कैसे होते हैं, वर्णनात्मक निबंध, कि जो टॉपिक दिया है उसका हमने क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन उसमें लिख दिया, वर्णन कर दिया, है ना। एक होते हैं विश्लेषणात्मक निबंध, विचार प्रधान निबंध, है ना, जो कि आप लोगों के काम के हैं और आप लोगों के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, विश्लेषणात्मक निबंध, ठीक है। एक होते हैं कल्पना मूलक निबंध, कल्पनाएं करो, है ना, कि आगे चल के दुनिया ऐसी होगी वैसी होगी, फलाना ढिमकाना, है ना। आप लोगों ने हॉलीवुड की मूवियां देखी होंगी, कल्पना प्रधान होती हैं, वो कैसी होती हैं, कल्पना प्रधान, यानी कि सोचते हैं कि हमारे अलावा भी कोई यूनिवर्स है, वहां पे ऐसी दुनिया है, वहां पर वैसी दुनिया है, कभी पृथ्वी खत्म हो गई तो उसका ऐसा होगा वैसा होगा। अच्छा, हम 10th क्लास में एक वो पढ़ रहे थे, है ना, लास्ट का चैप्टर, कौन सा चैप्टर था वो, है, हाँ, सेव द अर्थ करके कुछ था वो चैप्टर 10th क्लास का, उसमें हाँ वही चैप्टर है ना, हाँ, नूडल्स। तो
ऐसे निबंध भी होते हैं कि जिनमें अपन कल्पना करके क्या करते हैं, उनको लिखते हैं। ठीक है, चलो काम की बात पर आ जाते हैं फाइनली, है कि आखिर निबंध लिखा कैसे जाए, है ना। वैसे आप लोगों को क्या ही सिखाना, आप लोगों को कोई चुनौती होती है निबंध को देख करके एग्जाम हॉल में जाते समय कि निबंध देखा, हाय मर गई मैं तो, मर गया, अब कैसे ऐसा किस किस के साथ होता है ना। अगर मान लो आपके पास एक ऐसा निबंध आ जाए जो आपने रट्टा लगाया था, वो निबंध एग्जाम में नहीं आया, अब तो यही बात निकलेंगे, अब मर गई, अब मर गया, अब क्या करेंगे। हाँ, वही चीज मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, आप जो बना के लिखते हैं आप उसको और अच्छा कैसे कर पाएंगे, हम आज उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चुनौतियां क्या होती हैं, मैं कुछ यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे, ताकि आप लोगों की कॉपी में कुछ चीजें नोट डाउन हो तो एग्जाम से पहले देख करके उनको चले जाएं। ठीक है, देखो अब हम, अगर आप लोगों ने लिख लिए हैं तो एग्जाम हॉल में जैसे ही आप लोग पहुंचोगे, है ना, मान लो एग्जाम हॉल में पहुंच गए और एक ऐसा निबंध आपके सामने है जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो हमें उस निबंध से कैसे डील करना है, उससे कैसे निपटना है, ठीक है, उसको कैसे लिखना है। आप लोग लिखोगे तो आप लोग उसको, मुझे पता है कि लिखते ही होंगे, जो नहीं आता हो आप मन से लिखते ही होंगे, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हो जाए, होती ही होंगी, पूरे मार्क्स नहीं मिलते होंगे, है ना। तो आज हम यही काम करेंगे कि उसकी जो तुम्हारे लिखने की जो प्रोसेस है, जो थिंकिंग की जो प्रोसेस है, उसको कैसे बदलना है, कैसे सोचना है। ठीक है, ताकि तुम सही पॉइंट्स सोच पाओ और उन पर निबंध लिख पाओ। ठीक है, मैं सारे निबंधों के लिए अंत में एक फॉर्मेट दूंगा, सारे के सारे निबंध उसी फॉर्मेट पे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग कुछ सीखें सिखाने की, नहीं तो फॉर्मेट तो मैं अभी दे सकता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास 4-5 निबंध हो गए, है ना। जैसे कि आप लोग पेपर निकालोगे 2025 का पेपर निकालो जरा हिंदी का। देखो, वर्तमान युग एवं इंटरनेट, ठीक है, स्वच्छता अभियान, भारतीय नारी वर्तमान और भविष्य, भ्रष्टाचार पर वर्तमान की ज्वलन समस्या और जल संरक्षण। आपके पास ये 5 टॉपिक हैं। आपका सबसे पहले काम क्या होगा, निबंध के विषय को चुनना, कि आपको निबंध लिखना किस विषय पर है इनमें से। ठीक है, जल संरक्षण, चलो मान लिया हम लोगों ने जल संरक्षण का विषय क्या कर लिया, चुन लिया, है ना। ये आप लोगों का अपने अपने बुद्धि विवेक से चुनना है कि हमारी नॉलेज, कोई बात नहीं, अब अभी हम सारे निबंध करेंगे। ठीक है, हम इजी से ही शुरुआत करते हैं, है ना। अभी आप लोग इजी के बारे में भी नहीं सोच पाओगे, शायद कुछ सोच लोगे। चलो मान लो हम लोगों ने जल संरक्षण के बारे में सोचा कि हम लोगों को किस पे लिखना है, जल संरक्षण पे लिखना है। बहुत इजी विषय मैं जानता हूं, आराम से आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, चलो हम लोगों ने चुन लिया क्योंकि हमारी नॉलेज इस पर ठीक ठाक थी, या हमें ये लग रहा है कि हम इस पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा काम होगा आप लोगों को विषय को ठीक से समझना, यानी कि जल संरक्षण आपके माइंड में एकदम से क्लिक किया कि जल संरक्षण पे लिखना है। अब आपके माइंड में अगली प्रोसेस चलनी चाहिए कि इस पर लिखना क्या है, वो कौन कौन सी डायमेंशंस हैं जिन पर मैं लिख सकता हूं या लिख सकती हूं। तो आप लोग कह रहे थे कि बहुत आसान विषय है ना। अब आप लोग मेरे को इसकी डायमेंशंस बताओ सोच के कि आप जल संरक्षण के बारे में क्या क्या लिखोगे। मतलब आपका जो निबंध लिखने वाला है, आप क्या करने वाले हो, सोच करके इसको, है ना, सभी आयाम सोच लो कि क्या लिखने वाले हो, फिर करो रैंडम थिंकिंग। रैंडम थिंकिंग का मतलब है आप लोग इसके बारे में जो जानते हो जल संरक्षण के बारे में, वो पॉइंट्स सोचो, क्या क्या जानते हो उनको लिखते जाओ। इसको कहते हैं अपन क्या, रैंडम थिंकिंग करना, है ना। जो आप लोगों के माइंड में आ रहा है जल संरक्षण के बारे में, वो सारे पॉइंट्स क्या करो, सोचो, है ना। क्या आ रहा है बताओ, अभी तो चिल्ला रहे थे, बहुत इजी है, मर गए, इजी को भी नहीं लिख पा रहे हैं, अब इजी के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हैं। अब आप लोग जो निबंध लिखोगे, वो निबंध एकदम ऐसा लिखोगे जो 3rd क्वालिटी का होता है ना, वो निबंध बात नहीं। क्योंकि आप लोग, मैं जो कह रहा हूं पॉइंट सोच के बताओ मेरे को कुछ, आप लोग वो पॉइंट नहीं सोच पा रहे,
सोचो आप लोग इस आसान निबंध को भी अगर अपने मन से लिखोगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं इसमें आप लोग फुल मार्क्स नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, लिखोगे क्या उस पर? क्या सोच रहे हो बताओ जरा, क्या लिखोगे? हमें चीजें लगता है कि बहुत आसान है और हमें लगता है कि सब कुछ आता है, लेकिन आता बाता कुछ है नहीं, है ना। दिमाग को एकदम रट्टा लगा लगा के क्वेश्चन आंसर याद करवा के मास्टरों ने नोट्सों में से एकदम माइंड क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। सोचने समझने की शक्ति एकदम खत्म। ठीक है, अपन सोचेंगे अभी इस पे ना। फंस रहे हो ना आप लोग इसमें, पॉइंट्स, रैंडम पॉइंट्स सोचने में। ये तो जल संरक्षण है, इस पर फंस रहे हो आप लोग, है ना। वो सब बता दूंगा मैं, ठीक है। फिर अपन बाकी के निबंध जो हैं उनके भी सारे के सारे जो भी 2024, 25, 26 में जो भी निबंध पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं उन पर सब पे अपन डिस्कस कर लेंगे, सबकी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों ने पॉइंट्स गैदर किए है ना, वही आप लोगों की क्या है, रूपरेखा है। बना दो उसको कि मुझे इन पॉइंट्स पर क्या करना है, निबंध को लिखना है, ठीक है। तो वो तुम्हारी क्या हो गई, रूपरेखा हो गई, है ना। उसके बाद आप लोग निबंध की भूमिका लिखेंगे, जो तो इंट्रो कह रही है ना, वो इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में हम निबंध का 10% ही लिखते हैं, ठीक है। और फिर आप लोग मेन बॉडी लिखोगे, उसकी मेन बॉडी में पूरा मसाला आएगा, है ना, जो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। यानी कि 80% हिस्सा इस मेन बॉडी में आता है और बाकी का निष्कर्ष यानी कि जिसको आप उपसंहार कहते हो, इसमें कितना आता है, 10% आता है, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है, मैं एक फॉर्मेट आप लोगों को दे दूंगा जो सारे निबंधों पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर का आता है, आराम से छोटा सा निबंध लिखो, लगभग 120 150 शब्दों के आसपास, और खत्म, ठीक है। देखो अगर आप लोगों को इस निबंध को लिखना है ना, तो इस निबंध का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे। अगर आपके घर में 2 दिन पानी ना आए तो सबसे पहले क्या चीज रुकेगी घर में? पानी नहीं आए तो सबसे पहले आप क्या रोकेंगे घर में? पीना बंद कर देंगे? क्या बंद करोगे? नहाना बंद कर दोगे? जिंदा रहना। तो अगर पानी नहीं आएगा तो सबसे पहले मुझे लगता है कि समझदार इंसान पीना तो बंद नहीं करेगा, नहाना बंद कर देगा कि नहीं कर देगा, कपड़े धोना भी बंद कर देगा, है ना। जो घर में साफ सफाई में पानी इस्तेमाल होता है उसको भी क्या कर देगा, कम कर देगा, कि इसको बाद में देख लेंगे। कम से कम 3 दिन पानी नहीं आने वाला है तो हमें पानी पहले किसके लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, है ना। तो हमें जो सोचना है, मैं आप लोगों को निबंध सिखाऊंगा लिखना, लेकिन उसी नॉलेज के आधार पर, जो नॉलेज आपके पास है उसी का इस्तेमाल करके कैसे लिखना है। ये बातें आप लोगों को पता है, बस मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा जागृत कर रहा हूँ उस जो जगी हुई सोई हुई है उनको, ठीक है। हाँ, शक्तियाँ याद दिला रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। सच में बच्चों में इतनी सारी शक्तियाँ हैं, इतनी सारी क्षमता है, पर प्रॉब्लम क्या है, तरीका क्या है, तरीका गलत है, पढ़ाने के तौर तरीके गलत है। बच्चों का माइंड ही क्या कर दिया है, एकदम सोचना समझाना तो सिखाना ही नहीं है। क्या सिखाना है, रट्टा लगाना, उससे वो कभी सोच ही नहीं पाता। पॉइंट सोचने का एक फॉर्मूला MP के पू, ठीक है। जिनके नाम लिखना है लिख लो, है ना। ये तुम्हारे लिए पॉइंट सोचने की ट्रिक है ना। एम का मतलब महत्व, एम का मतलब महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस, पी का मतलब प्रभाव यानी कि इफेक्ट, है ना, और के का मतलब कारण यानी कि महत्व, प्रभाव, कारण, और इस पी का मतलब क्या था, एक काम करो, इसको कर लो प्रॉब्लम, समस्या, इसको प्रभाव हो गया, इसको कर दो प्रभाव, सही बात। समस्या यानी कि प्रॉब्लम, ऐसे देखो लोग,
प्रॉब्लम, ठीक है। क्या कंफ्यूजन होगा यहाँ पर, प्रॉब्लम लिख लो ना ऐसे। अरे ठीक है सर, देखो पहले समस्या लिखवाया आपने। इसमें क्या कंफ्यूजन है, यहाँ पर समस्या लिख लो। किसी भी निबंध के बारे में ये सोचो बस, ठीक है। प्रभाव उपाय क्या है, अंत में उपाय बताना है आप लोगों को बस, ठीक है। और खास करके ये आप लोगों का 2 निबंधों पर सबसे ज्यादा अच्छे से अप्लाई होगा। एक तो जल संरक्षण और एक पर्यावरण प्रदूषण, है ना। इन दोनों पे ये पॉइंट्स अच्छे से अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब सोचो महत्व तो क्या है जल का, जल के बारे में सोचो, जल के बारे में उसका महत्व क्या है जल का। आप लोगों को सब पता है, आप लोगों को सब पता है, आप लोग आराम से सोच भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं ना। क्या तुम जिंदा रह पाओगे? नहीं तो सर। तो जीवन के लिए इसका महत्व है कि नहीं? क्या तुम खेती कर पाओगे? तो खेती के लिए इसका महत्व है कि नहीं? तो आप लोगों को पता है, 1-2 पॉइंट भी सोच पा रहे हो, उन पर ठीक से लिख पा रहे हो, निबंध आपका सही बन जाएगा। नहीं तो निबंध लिखना इस रास्ते है और आपका जाएगा उस रास्ते में, है ना, जिसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, मार्क्स दूसरे रास्ते में। जितनी भी तुम्हारी इंडस्ट्री चल रही है, क्या इंडस्ट्री बिना पानी के चल सकती है ना। इंडस्ट्री लगने से पहले सबसे पहले वहाँ पे क्या होता है, बोर, पानी की व्यवस्था करी जाती है ताकि वो इंडस्ट्री चल पाए। क्या हो गया। और एक प्रकृति के लिए जल का बहुत महत्व है। वाह वाह वाह, तू भी आई है, आराम से बात कर रही है। तो महत्व क्या है, अगर हम जल के बारे में सोचें तो जल का महत्व क्या है, किसके लिए? जीवन के लिए, कृषि के लिए और उद्योगों के लिए और प्रकृति के लिए ना। अब बताओ मेरे को समस्या क्या है, समस्या क्या है, सोच के बताओ कुछ। समस्या ये है कि इंडस्ट्रीज में से जितने गंदे पानी आते हैं नदियों में या पीने लायक पानी नहीं होता, इसलिए ये समस्या है एक बड़ी। अच्छा मेरे को ये बताओ, आज हमें जो पानी की कमी लग रही है वो क्यों, उसके क्या कारण है? वही समस्या है, पता है आप लोगों को, है ना। ये इंडस्ट्रीज में जो इंडस्ट्री लगी हुई है, वो इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, पानी को यूज करती हैं और बिना उसको रिफाइन, बिना उसको फिल्टर किए, है ना, बिना उसको अच्छा किए किसमें बहा देते हैं, नदियों में बहा देते हैं। जिससे जो भी तुम्हारे केमिकल्स उसमें इंडस्ट्री में यूज होते हैं, वो केमिकल्स कहाँ पर चले जाते हैं, है ना, जो वाटर बॉडीज भरी रहती हैं, नदी तालाब पानी, उनमें चला जाता है। तो क्या वो पानी तुम्हारा अच्छा रहेगा? एक सबसे बड़ी समस्या है, इस पर लिख सकते हो आप लोग, है ना। एक सूखा यानी कि ड्रॉट भी एक समस्या है। ड्रॉट की वजह से भी पानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। नल सूखना, अभी आप लोगों को ऐसे हमारे देश में ऐसी जगह है जहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है। खास करके तो दिल्ली में जाकर के देख लो, दिल्ली में देखो, बेंगलोर में देखो, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर बेचारा पानी की वजह से लड़कियों की नहीं, लड़कों की शादी नहीं होती है। तो समस्या समझ में आई आप लोगों को क्या है ना। एक तो सूखा बहुत पड़ रहा है ना, और भूजल गिर जाना, भूजल का गिरना, है ना। मतलब ये क्या होता है, भूमि के अंदर जो वाटर लेवल है वो नीचे चला गया है ना, पानी नहीं आता है नलों में, है ना। नल सूखना, ठीक है, ये समस्याएं हैं। अब मेरे को कारण बताओ कि ये सब क्यों है, सोचो कुछ कारण, है ना। अच्छा सोचो हम क्या गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से ये है, पानी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं हम, है ना। घर पर जब पानी नहाते हैं तो कई तो ऐसे होते हैं कि बस ट्यूबवेल चल रहा है और पानी डलिया बगल में, लेजम डलिया बगल में, उसने पहले ऊपर जैसे डाला पानी, फिर डाल दी इधर से बगल से, फिर साबुन लगा रहा है आराम से, तब तक पानी चल ही रहा है ना। और कुछ लोग जो ब्रश एक उसमें हो सकता है ना, डब्बे में पानी के डब्बे में, वो ऐसे ही नल पूरा खुला चल रहा है, जब तक ब्रश कर रहा है तब तक नल ही चल रहा है। मतलब ऐसे काम हम कर रहे हैं जिनकी वजह से क्या हो रही है ना,
समस्याएं ये हो रही हैं, है ना। हम लोगों ने अपने लालच को पूरा करने के लिए प्रकृति का बहुत ज्यादा नुकसान किया। पेड़ पौधे जंगल हम लोगों ने इतने काटे, इनकी वजह से पानी बरस ही नहीं रहा है ना। पेड़ पौधे मदद करते हैं ना पानी बरसाने में, कैसे? हाँ, वाटर साइकिल में पेड़ पौधे बहुत मदद करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या होता है, पानी होता है ना। और जब धूप पड़ती है तो पत्तियों के जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, वो स्टोमेटा क्या करते हैं, खुलते हैं, है ना। खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, क्योंकि उनको अब वो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे वो भोजन बनाएंगे, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए वो खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं। इसके वजह से जब वो खुलता है, साथ में सनलाइट घुस गई उसके अंदर। घुसना तो कार्बन डाइऑक्साइड को था, लेकिन सनलाइट भी चलेगी साथ में। अब सनलाइट चलेगी तो वो तो हीट है, गर्मी है, और हीट है तो गर्मी है, तो क्या करेगी, वो पानी को गर्म करके उड़ा ले जाएगी ऊपर, है ना। तो पानी क्या हो गया, ऊपर चला गया। अब ऊपर गया तो ऊपर जब पानी, वो गर्म पानी ठंडा होगा तो फिर से क्या होगा, बारिश होगी। लेकिन जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो क्या ये काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। मतलब इसलिए मेघालय में ज्यादा बारिश होती है। हाँ, पेड़ पौधे जहां पर हैं वहां पर सबसे ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है ना। एक इस साल सर अपने मध्य प्रदेश में तो कितनी बारिश हुई? वर्षा जल एक सबसे बड़ा कारण, समस्या क्या है, जो वर्षा जल है ना, वर्षा होती है, क्या हम वर्षा के पानी का इस्तेमाल करते हैं, हैं? मतलब उसका हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि बारिश का पानी आ रहा है, भविष्य के लिए इसको बचा के रख लो। ऐसे नहीं करते सर। नहीं ना, आ रहा है और बह रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। लेकिन अगर सोचो इस काम को अगर हम क्या करते हैं, जहां पर पानी बह रहा है उसके बहाव में जाकर के एक बड़ा सा क्या बना दें, तालाब बना दें, है ना। तो पानी क्या हो सकता है, वहां पर जाकर के स्टोर हो सकता है, और उस पानी का हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, अपनी खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि खेती के लिए अगर हम उस पानी को इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो पानी जो हम जमीन से निकालते हैं, वो पानी हमारे लिए क्या हो सकता है, पीने के लिए बच सकता है ना। तो ये क्या है तुम्हारी, है ना, समस्या कारण है, ठीक है, कारण है ना, ये तुम्हारे कारण थे। नल खुले छोड़ना, है ना, ये सबसे बड़ी समस्या है सर। पेड़ काटना, ठीक है, वर्षा जल का उपयोग ना करना, ठीक है। ये कुछ कारण है ना, जिनकी वजह से ये सारी चीजें समस्याएं हो रही हैं, ठीक है। अब तुम्हारा प्रभाव बताओ, इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, प्रभाव क्या होंगे इसके, है ना। ये सब चलता रहे, पेड़ कटते रहे, समस्या ये इस कारण से ये सब चलते रहे, तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा सर। बहुत भयंकर जल संकट होगा कि नहीं होगा। तो पहला प्रभाव तुम्हारा क्या हो गया, जल संकट, ठीक है। और क्या होगा, एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। हाँ, तो उससे क्या होगा, बीमारियां होंगी। अच्छा, बीमारियों का जल से संबंध नहीं है, हैं? गंदा पानी आएगा। हाँ, खाने के लिए भोजन नहीं प्राप्त होगा तो ज्यादा। और तुम्हारी जो खेती थी, खेती प्रभावित होगी, है ना। तो ये कुछ प्रभाव हैं जो कि हमें क्या होंगे, देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बताओ उपाय क्या है, हम क्या कर सकते हैं, जल को बचाओ। हम क्या कर सकते हैं। पेड़ ना काटे सर। जो समस्या है उन समस्याओं को ठीक करो भाई, है ना, कारणों को ठीक करो, यानी कि पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ, जल का संरक्षण करो, पानी बरस रहा है तो उसको क्या करो, इकट्ठा करो, रोक के रखो उसको, है ना। और क्या कर सकते हैं, और जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ, वैसे ही आप लोग भी क्या कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा निबंध क्या हो सकता है, ये तो पता है, इन पर तुम एक सिंचाई के लिए हम जो सिंचाई की जो अलग अलग मेथड्स होते हैं, स्प्रिंकलर सिंचाई होती है ना, और जो तुम्हारी बूंद बूंद से जो सिंचाई करते हैं, है ना, वो सिंचाई अपनाओ, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप लोग उपसंहार लिखेंगे तो उसमें हर उपसंहार में आप लोग क्या बताएंगे, अतः हमें क्या चाहिए, अतः हमें चाहिए कि हमें ये करना चाहिए, है ना, कुछ इस तरह से आप लोग देंगे, ठीक है। मतलब
भविष्य की चेतावनी कि इससे उपसंहार में क्या लिखो, चेतावनी दो पहले तो कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसा होगा, है ना। और फिर उसको क्या दे दो, सलाह दे दो कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे निबंधों का फॉर्मेट आप लोग ऐसे ही क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है एक आध निबंध पर। परेशान हो गए, थक गए हैं? अच्छा चलो, थोड़ा सा लाइव टेस्ट तो हो ही जाए, है ना। हाँ, आप लोग सोच के बताओ जरा। 2025 में निबंध पूछा गया था वर्तमान युग में इंटरनेट, है ना। 2025 में 12th क्लास में हिंदी में पेपर पूछा गया था, पेपर में निबंध पूछा गया था क्या, वर्तमान युग एवं इंटरनेट। एवं इंटरनेट, इसके बारे में जरा कुछ सोच के बताओ और लिख के बताओ। ठीक है, कुछ पॉइंट बस सोच के बताओ मेरे को। आप लोग लिखोगे क्या इसमें, नहीं सोच पा रहे? अच्छा बताओ, आधुनिक युग की पहचान क्या है? जो आज का युग है उसकी पहचान क्या है? इंटरनेट से चलता ही है इसी सब कुछ। हाँ, डिजिटल हो गया है ना, कि आधुनिक युग की पहचान इंटरनेट ही है। तो आप लोग इसका सबसे पहला पॉइंट तो इसी पर लिखें, है ना, वर्तमान युग एवं इंटरनेट। सबसे पहली हेडिंग आप लोगों की होनी चाहिए, है ना, आधुनिक युग की पहचान। हाँ, प्रस्तावना में इसी को लिखें, आधुनिक युग की पहचान। ठीक है, इंटरनेट का अर्थ बताओ क्या है? इंटरनेट का अर्थ इंटरनेट को प्रस्तावना में इन दोनों को लिख सकते हो। ठीक है, देखो इस निबंध को अपन जल प्रदूषण के लिए, इसके लिए जल संरक्षण के लिए किया हम लोगों ने। चुप हो जा। अब हम इसी को इस पर अप्लाई करते हैं, इसी फॉर्मेट को। ठीक है, विषय का सामान्य परिचय दो। तो आप लोग शुरू करो, आज के आधुनिक युग में इंटरनेट आ गया, इंटरनेट। ठीक है, अब आप लोगों को जो भी आता है या नहीं भी आता है, आप कुछ भी गलत सलत लिखेंगे, लेकिन इंटरनेट के बारे में लिखेंगे। आप लोगों की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। अब इतना तो इंटरनेट के बारे में आता ही है ना, तो थोड़ा बहुत तो उसमें आप लोग सही लिखोगे ही लिखोगे, है ना। मानव जीवन में इंटरनेट का कुछ महत्व है। यानी कि हर एक निबंध पे क्या कर सकता है, काम कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे लिख के मेन बॉडी पे आ जाओ। इसको 3 भागों में डिवाइड कर दो, मेन बॉडी को। ठीक है, क्या बता दो इसमें, समस्या बता दो, कारण बता दो, प्रभाव बता दो। ठीक है, समस्या बता ही सकते हैं, इंटरनेट की समस्या क्या है। थोड़ी समस्या है सर। और इसमें कुछ और भी पॉइंट सोच सकते हो आप लोग, है ना। इंटरनेट के उपयोगों के बारे में बता दो, हैं? इंटरनेट के हैं? हाँ, देखो 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 इधर। अब देखो, समस्या पे ना आए तो ज्यादा ठीक रहेगा। पहले हम इसके उपयोग बता दें, इसके इंटरनेट के। ठीक है, कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। एक पैराग्राफ में आप लोग क्या लिखो, शिक्षा में उपयोग इसका, इंटरनेट का क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा हो रहा है ना। इंटरनेट का इस्तेमाल तो हर जगह हो रहा है, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग अपने हिसाब से लिखो कि हम इसका इस्तेमाल इंटरनेट का शिक्षा में बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, होने को तो इसका हर क्षेत्र में यूज हो रहा है, लेकिन आप लोगों को शिक्षा के बारे में लिख दो। उसके बाद, है ना, संचार के बारे में भी लिख सकते हो कि इंटरनेट से संचार, यानी कि कम्युनिकेशन, बातचीत करने का माध्यम भी आज क्या है, इंटरनेट ही है। ठीक है, उसके बाद इन पॉइंट्स को आप लोग लिखोगे तो ये निबंध बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो नहीं लिखना है, डायरेक्ट किस पे आ जाना है, उपसंहार पे आ जाना है। ठीक है, हैं? पहले ये खत्म तो हो जाए। इनको नोट डाउन कर लो आप लोग, इनमें लिख सकते हो। ठीक है, इसको, इस निबंध को आप लोग इन बिंदुओं पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, आप जब भी निबंध लिखें, ठीक है, और जब भी शुरुआत करें निबंध की, एक चीज सुन लो ध्यान से, है ना। निबंध को लिखने पे बाद में आएंगे, सबसे पहले करेंगे परीक्षक के दिल पे हमला, है ना। हाँ, परीक्षक के दिल पे हमला। ठीक है, वो कैसे करेंगे,
उसको एक बढ़िया सी शायरी सुनाओ या उसको एक बढ़िया सी कविता सुनाओ, है ना, बढ़िया सा स्लोगन लिखो ताकि वो पढ़ करके एकदम गदगद हो जाए ना। और ये अगर आप लोगों को नहीं आता, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पिछले 4-5 सालों के निबंधों के जो स्लोगन्स हैं उनकी शुरुआत करने के लिए अच्छे से लिख दूंगा, ठीक है, और उनको मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो वहां से आप लोग उनको ले लें और उनको याद कर लें, क्योंकि ये सॉफ्ट पावर है और ऐसी सॉफ्ट पावर है जो कि परीक्षक को क्या कर सकती है, बहुत प्रभावित कर सकती है। और अगर उसको प्रभावित कर दिया आप लोगों ने, है ना, तो फिर वो आपको जो मार्क्स देगा वो एकदम खुश होकर के देगा। आप लोग अगर इस बुक में देखेंगे ना, ये देखो इस एंड में, सबसे एंड में इस बुक में यही सब लिखा हुआ है। हाँ नहीं, आज ही लेके आया हूँ। देखो इस बुक में ये सारे के सारे कोटेशंस लिखे हुए हैं जो प्रसिद्ध व्यक्तियों ने, फेमस लोगों ने कहे हैं, है ना, टॉपिक्स के बारे में। आप लोग जिस टॉपिक्स पर निबंध लिख रहे हो, जैसे आप लोग जल प्रदूषण पर इस पर निबंध लिख रहे हो, जल संरक्षण पर, कोई तो व्यक्ति होगा जिसने कुछ ना कुछ इसके बारे में लिखा होगा, है ना, तो उन व्यक्तियों की कविताएं लिखो, कोटेशन लिखो, या फिर कोई 2 लाइन की शायरी वायरी टाइप के कुछ लिख दो, लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एकदम फूहड़ किस्म की हो वो, है ना, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं इसके निबंध के लिए बताता हूं आप लोगों को, है ना, अगर आप लोगों को लिखना है जल संरक्षण वाले में तो क्या लिख सकते हो, जीवन संवरता है। नहीं जम रही तो आप लोग जमा लेना, ठीक है। एक कहानी लिख सकते हो, जैसे आप लोग कहानी तो अपने मन से कर सकते हो, है ना, कैसे, जैसे मैंने एक कहानी बनाई हुई है। एक शहर था जहां पानी प्रचुर मात्रा में था, लोगों ने लापरवाही की और वही शहर पानी के लिए तरसने लगा, ऐसा कुछ लिख सकते हो, है ना। ये तो आप लोग ऐसा तो अपने मन से कर सकते हो, लेकिन करना जरूरी है काम, ठीक है। नहीं, ये सबसे पहले रूपरेखा से भी पहले, रूपरेखा से बाद में लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, रूपरेखा से बाद में लिख सकते हो, ठीक है। एक आप लोगों ने सुनाई होगा, जल है तो कल है, लेकिन वो बहुत ओल्ड हो गया, ठीक है। आप लोग इसको लिख सकते हो या फिर कोई कहानी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, मतलब आप लोगों की शुरुआत अगर ऐसी होगी तो परीक्षक पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा। आप लोगों को कोशिश करना है कि परीक्षक को मजबूर करना है कि भाई कॉपी पढ़ के चेक कर, है ना। हाँ, पढ़ के चेक कर कॉपी, ठीक है। अगर आप लोगों ने कॉपी में शुरुआत में गलत सलत लिख दिया कुछ, तो वो कॉपी को पढ़ेगा नहीं। आपने फिर भले ही उसमें अंदर ठीक लिखा होगा, वो क्या कर देगा, स्किप करके निकल लेगा, या कम मार्क्स 4 नंबर का है 2 मार्क्स देके निकल लेगा। ऐसा नहीं होने देना है। आपका आंसर जो भी लिख रहे हो ऐसा होना चाहिए कि वो पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, कि पढ़ के जाए उसको पूरे को, है ना, तब देगा वो उसके नंबर पूरे, ठीक है। एक समय था, देखो इसके लिए अगर आप लोगों को लिखना हो इंटरनेट के लिए कहानी, एक देखो परीक्षक कैसे मजबूर होगा अगर आप लोग एक कहानी लिखोगे। क्या, एक समय था जब पत्र पहुंचने में महीने लगते थे, आज एक क्लिक में संदेश दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। यही परिवर्तन इंटरनेट ने किया है ना। उसके बाद अपना निबंध लिखना शुरू करो, या ये लिख सकते हो कोई काव्यात्मक पंक्ति, तारों से जुड़ी है अब धरती सारी, इंटरनेट ने बदली दुनिया हमारी, है ना, ये लिख सकते हो, ठीक है। लिखा दूं? अरे नहीं। और इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके, है ना, ताकि वो अलग ही दिखे। और बीच में लिखना है कॉपी के पेज के, कहां पर, एकदम बीच में, यहां पर, ठीक है। चलो देखो, आपके निबंध की शुरुआत होगी कहां से, यहां से, ठीक है। उसके बाद आएगा तुम्हारा क्या, इंट्रो, यानी कि जिसको तुम प्रस्तावना कहते हो, है ना, वो, ठीक है। अब बताओ इसमें आप लोग क्या लिखोगे, मुझे ये बताओ। नारी अगर आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, है ना, परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, है ना। जहां पर नारियों पर पाबंदी लगाई गई वो देश, उनकी हालत देख लो, है ना, वो देश और उनकी हालत, एक है पाकिस्तान
और एक है अफगानिस्तान, है ना। इन देशों में नारियों को पढ़ने की आज़ादी तक नहीं है ना। और उन देशों की अपने इंडिया यस पाकिस्तान में ना, और उसमें अफगानिस्तान में तो सारे के सारे मदरसे स्कूल सब खत्म कर दिए उन लोगों ने, मतलब घर से बाहर निकलने की परमिशन ही नहीं है। और देख लो वो देश कितना पीछे है, अमेरिका को देख लो, यूरोप के सारे देशों को देख लो आप लोग, है ना। लड़कियों को, महिलाओं को इतनी सारी आज़ादी है, इतनी सारी आज़ादी है कि वो देश उनकी आज़ादी की बदौलत कितना आगे हैं, है ना, डेवलप्ड कंट्रियां हैं। तो नारी सशक्त होगी तभी समाज क्या होगा, सशक्त होगा, ठीक है। अब मैंने इतना जो समझाया आप लोगों को, इसके बेस पे आप लोग इंट्रो लिख सकते हो, हैं? इसी लाइन से शुरू करो, नारी सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा। उसके बाद में उसके बारे में थोड़ा सा और बता दो, है ना। भारतीय नारी समाज की आधारशिला है। वर्तमान समय में वह शिक्षा, रोजगार, आत्मनिर्भरता के माध्यम से आगे बढ़ रही है। लिखना है कि आप लोगों को, लिखो फटाफट से, लिखो लिखो। हाँ, राइटिंग समझ में नहीं आती उतनी, ठीक है। अच्छा चलो मेरे को ये बताओ, अगर तुम्हारे सामने बात करने के लिए दो लोग खड़े हैं, एक तुम्हारा दोस्त और एक तुम्हारे प्राचार्य जी, है ना, यानी कि टीचर जी, शिक्षक, ठीक है। और मान लो आप लोगों से एक एक से बारी बारी से बात करने का मौका दिया जाए, अलग अलग, मतलब अलग अलग कमरे में, और सामने ही दोनों खड़े होंगे तो फिर तो तुम लोग अलग तरीके से बात करोगे। लेकिन अलग अलग अगर आप लोगों को मौका दिया जाए बात करने का, तो किस तरह से बात करोगे? दोनों से बात करने का तरीका एक ही होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, है ना। तो यही है फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगर तुम अपने टीचर से जिस तरह से बात कर रहे हो वो फॉर्मल है, और अपने मित्र से जिस तरह से बात कर रहे हो वो क्या है, इनफॉर्मल है, ठीक है। वहां पर हमारी जो लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है, अनौपचारिक में। ये अपन माता पिता, मित्र, भाई बहन, इनको रिश्तेदारों को क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। भाषा सरल होती है, भाषा में अपनापन सा होता है ना। और भावनात्मक जुड़ाव भी क्या होता है, भाषा में हमें दिखाई देता है, ठीक है। अब तुम टीचर को पत्र लिख रहे हो, अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हो और कह रहे हो कि आशा है आप एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे, है ना। हाँ हाँ, और घर पर सब ठीक ठाक होगा, और बीवी बच्चे भी आपके बढ़िया होंगे, है ना। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ये का तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो है नहीं वो, जो तुम उसके हालचाल पूछ रहे हो, है ना। काम की बात करो उससे सीधे, अरे छुट्टी चाहिए तो छुट्टी, है ना, उसको अलग तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इस जब पत्र को अपन लिखते हैं तो ऊपर पता लिखा जाती है, पता लिखा जाता है, दिनांक लिखा जाता है, संबोधन, प्रिय मित्र, आदरणीय पिताजी। अच्छा, किसी को अपनी पत्नी को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे रे? आदरणीय पत्नी जी, है ना। क्या लिखोगे? प्रिय अर्धांगिनी। और एक आध वर्ड है, और कोई वर्ड? जल्दी से अपने माँ के घर को जोड़कर हमारे रोटियां बनाने के लिए परेशान होते हैं। और कोई? अच्छा, पति को लिखना हो तो लड़कियां कैसे लिखेंगी फिर? प्रिय पति। मजा नहीं आ रहा। वैसे ऐसे आते नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हें क्या लिखना होता है? पत्र का जो मुख्य पार्ट है, जो तुम्हें लिखनी है वो चीज लिखोगे। उसमें कुशल क्षेम पूछ लोगे लास्ट में। क्षेम मैंने सही लिखाएगा, कुशल क्षेम, क्षेम, कुशल क्षेम, हाँ सही लिखा है। कुशल क्षेम यानी कि पूछ लेंगे कैसा क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक, इस तरह से, ठीक है। हाँ, सब कुशल मंगल है। अंत में अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे किसका नाम लिखते हैं शुरुआत में, है ना। हाँ, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसी का नाम लिखा जाता है यहाँ पे, है ना, है ना। पता, तारीख और प्रिय, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, पता, तारीख, यहाँ पर तीसरे में। चलो ये लिखा हुआ है, यहीं पर उसका नाम लिखो जिसको आप लोग क्या कर रहे हो, पत्र लिख रहे हो, ठीक है। प्रिय चिंटू सिंह, है ना, है ना। प्रिय पोपो जी। तो वो सब चीज तुम यहाँ पे लिखोगे ऐसे, ठीक है। आप लोगों को नहीं है, जीरो नॉलेज है एकदम, और आप लोगों को लिखना है पत्र, ठीक है। आपके पास जो पत्र आया है लिखवाने के लिए, एकदम 0 सन्नाटा है, आपने पहले कभी नहीं लिखा। आपको उस पत्र से डील करना है। आप लोगों को सबसे पहले सोचना है क्या,
कि इसमें पूछ क्या रहा है ना। देखो मैं लिखा देता हूं, रूल नंबर 1 मैं किसे लिख रहा हूं, मैं किसे लिख रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला तो यह है, और दूसरा पॉइंट क्यों लिख रहा हूं, क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। बस इतनी बात लिख दो, तुम्हारा पूरा पत्र खत्म हो जाएगा। इन 3 क्वेश्चनों के जवाब दे दो अपने पत्र में, पूरा पत्र खत्म। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों को सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को पत्र, भोपाल के नाम एक पत्र लिखना है। बताओ किसे लिखा गया है पत्र, यहाँ पर कौन है, कोई अधिकारी है, हाँ अधिकारी है, कोई अधिकारी ही होगा, है ना। पत्र कैसा होगा, औपचारिक क्या अनौपचारिक, औपचारिक होगा। अब बताओ उसकी भाषा कैसी होगी, विनम्र सम्मानजनक सीधी और सीमित भाषा होगी, है ना। अगर आपको अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है कैसा होगा, किसे लिखा गया, मित्र को, ठीक है। किसे लिख रहा हूं, मित्र को। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बधाई देनी है, ठीक है। कैसा पत्र है, अनौपचारिक। अब देखो अपन एक पत्र की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। 2025 में आपके एग्जाम में हिंदी में एक पेपर में, वो सॉरी हिंदी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। पेपर में क्या, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगाने हेतु एक पत्र लिखिए। ये तुम्हारा 2025 में पूछा गया था हिंदी के पेपर में, ठीक है। हाँ कॉपी कॉपी मांगी है, मतलब सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, प्रेषक का पता, क्या लिखोगे, पता। अच्छा ये फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, पहले तो ये बताओ, इनफॉर्मल है कि फॉर्मल है। फॉर्मल है तो कहां पे लिखोगे, यहाँ पे, है ना। क्या लिखोगे, प्राप्तकर्ता का नाम, प्राप्तकर्ता कौन है, प्रिंसिपल सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, है ना। तो प्राप्तकर्ता ये है, ठीक है। ये लिखोगे आप लोग, है ना, कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैसे तुम्हारा इस एग्जाम में देता नहीं है, नहीं तो उस फॉर्मेट में सबसे पहले कौन होता है पता है, प्रेषक का पता होता है, जो पत्र लिख रहा होता है उसका, है ना। उसका आता है कि मैं कक्षा 12वीं में हूँ, शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, है ना। और उसे अपने विद्यालय का नाम और दिनांक वहां पर डालनी होती है। उसके बाद तुम इस पे आओगे सेवा में पे, है ना, किसमें, सेवा में। यहाँ पे लिखोगे आप लोग, सेवा में किसके लिए पत्र लिखोगे, सचिव को, सचिव क्योंकि यहाँ पे तुम प्रिंसिपल को पत्र लिखोगे क्या यहाँ पे, है ना। मेरे को ये बताओ, तुम लोग इसमें ये पत्र अपने प्रिंसिपल को लिख सकते हो क्या, जो मैं अंक सूची वाला कह रहा हूँ। ये भोपाल के माध्यमिक शिक्षा मंडल से आपको अंक सूची मंगानी है, तो वहां पर कौन बैठते हैं, सचिव बैठते हैं, है ना। तो आप लोग क्या लिखोगे, सेवा में सचिव महोदय। अब उसका नाम लिखोगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, ठीक है। ये 3 लाइन में आप लोगों का हो जाना चाहिए, है ना। जैसे सेवा में, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, फिर अपन क्या लगाते हैं, लिखते हैं श्रीमान, है ना, सचिव महोदय, श्रीमान सचिव महोदय, बस इतना लिख दो, सचिव महोदय, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा लगाओ, फिर उसका पता लिख दो, ठीक है। और क्या लिखोगे यहाँ पे, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, काम, है ना। भोपाल मध्य प्रदेश भी इसी लाइन में आ जाए, या फिर यहाँ पे आ जाए मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। ये काम हो गया तुम्हारा 3 लाइन में, ठीक है। उसके बाद तुम किससे शुरू करोगे, यहाँ से महोदय। अब कोई फीमेल है तो महोदय यूज कर लेना, और मेल को लिख रहे हैं तो
महोदय। महोदय यूज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, महोदय, महोदया, महोदया फीमेल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पता तो नहीं चल रहा ना कि मेल है कि फीमेल है, कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होते हैं, जेंडर बायस्ड होते हैं, उनको लगता है कि वहां पर कौन बैठा होगा, कोई लाट साहब ही बैठा होगा, तो क्यों बैठा होगा लाट साहब, कोई फीमेल भी हो सकती है, उसको लिखो, ठीक है। ताकि जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसमें अलग कॉपी दिखेगी, उसको लगेगा कि हाँ भाई, है ना। तो महोदय महोदया ऐसे कैसे लिख देगा, है? महोदय लिख दो, ठीक है, महोदय। फिर यहां से क्या कर दो, यहां से क्या कर दो, अपना कार्यक्रम शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा, विषय तो रह गया इसमें, विषय रह गया ना, पहले विषय लिखो, उसके बाद महोदया कॉमा लगा करके अपना कार्यक्रम शुरू, है ना। और उस कार्यक्रम में आप लोगों को क्या लिखना है, क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या मंगानी है, अपनी अंक सूची मंगानी है, कौन सी क्लास की, 10th क्लास की। आप लोगों को पता है आप लोगों को क्यों लिख रहे हो, अब उसको भी लिख नहीं पाते हो ठीक से, है ना। शुरुआत करने के लिए क्या है, ये रहा, सबने निवेदन है कि, ठीक है। मैं वर्ष 2025 यार, यानी कि आप लोग अब लिख रहे हो 2026 में लिखोगे, इसका मतलब आप लोगों ने 10th पास कब किया होगा, 2024 में, है ना। तो यहीं से शुरू करो कि मैं आपकी 2025 में आपकी मंडल से हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित हुआ था, यानी कि एमपी बोर्ड में हाई स्कूल परीक्षा में क्या हुआ था, शामिल हुआ था। दुर्भाग्यवश मेरी मूल अंक सूची गुम हो गई है, दुर्भाग्यवश मेरी जो मूल अंक सूची थी वो क्या हो गई है, गुम हो गई है, कहीं चोरी हो गई है या कहीं टपक गई है, चली गई है, खो गई है, ठीक है। हाँ, जिसके कारण मुझे आगे की पढ़ाई करने में क्या हो रही है, परेशानी हो रही है, बस ये बात थी। यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, अब एंड में क्या कहोगे तुम, एंड पे यही बात कहोगे कि भैया खो गई है तो भाई भेज दो, है ना। तो इस वाली लाइन को भी उसमें ऐड कर देना। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि निम्नानुसार मेरी अंक सूची, यानी कि आप लोगों को जानकारी देनी पड़ेगी उसमें, है ना, अपना रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कि मेरी जानकारी निम्नानुसार है और इसके अनुसार मेरे इस पते पे क्या कर दीजिए, अंक सूची भेज दीजिए, ठीक है। और जो भी आवश्यक शुल्क होगा वो मैंने उसके लिए क्या कर दिया है, जमा कर दिया है, ठीक है। अंत में अच्छा, आप लोग जो वो लिखते हो अपना नाम, वो लेटर के इस तरफ लिखते हो कि उस तरफ लिखते हो, इस तरफ, लेफ्ट में या राइट में, इधर लेफ्ट में। अब तो लेफ्ट में ही लिखा जाता है ना, पहले इधर लिखा जाता था, लेकिन हाँ, तो अब तो इधर ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, इसमें आप लोग ऐसी भाषा तो यूज नहीं करोगे ना, ये वाली अपनापन, अरे सर भेज दीजिए ना सर, है ना, मेरे सर मैं बहुत गरीब हूं सर, है ना, सर मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है सर, बात समझा करो सर, आपस की बात है सर, मान जाओ ना सर, है ना। बच्चों की मैंने कॉपियां देखी है, उनको, हाँ, उनको जब नहीं आता ना तो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप लोगों को ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक है। ऐसी इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब आप अपने मामा को लिख रहे हो, ठीक है, अपने पापा को लिख रहे हो ना, अपने दोस्त को लिख रहे हो, किसी रिश्तेदार को लिख रहे हो, ठीक है। अब बताओ, एक अपन देखो इसी में पूछा गया था, ये बधाई पत्र है ना, मतलब अपने मित्र को बाद नहीं, ये पूछा है, अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। अब बताओ, वाद विवाद यानी कि जो बातचीत करते हैं, है ना, यानी कि जो संवाद होता है, स्कूलों में होता है, कॉलेजों में होता है, कंपटीशन, तो उसमें आपके मित्र ने क्या किया है, जीता है वो कंपटीशन। अब आपको उसको क्या देना है, बधाई देना है, तो आपको वो पत्र लिखना है। तो वो पत्र मेरे को ये बताओ कौन सा होगा, फॉर्मल कि इनफॉर्मल, इनफॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा तो उसकी भाषा कैसी होगी, सरल, अपनापन और भावनात्मक, है ना, जुड़ाव उसमें भाषा में होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इसको, जरा बताओ मेरे को, कहां से शुरू करोगे, पते से, है ना, बानमौर मुरैना मध्य प्रदेश ऐसा करके, है ना, उसमें आता है कुछ 1100 करके, ऐसे घर का नाम, वो नंबर वगैरह, वार्ड क्रमांक वगैरह ऐसा कुछ डाल के, है ना, हाँ, दिनांक डालेंगे, उसके बाद उसका संबोधन करेंगे। हाँ, दिनांक, प्रिय चिंटू सिंह, हाँ, तो
उसको कैसे लिखेंगे? उसको यहाँ पे संबोधन करेंगे, प्रिय मित्र, है ना, या सप्रेम नमस्कार ऐसे करके, प्रिय मित्र है। हाँ ठीक है। अब बताओ कैसे लिखोगे उसको ये पत्र? क्या लिखना है? क्यों लिख रहा हूं? सोचो क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि उसने कंपटीशन में क्या किया है? जीता है। आपको उसकी जानकारी मिली है और आप उसको क्या देना चाहते हो? बधाई देना चाहते हो, बस, है ना। तो लिखना, तुम्हें वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने की सूची मिली, है ना। यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई और यह सफलता तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम जीवन में इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो और अपने माता पिता तथा विद्यालय का नाम रोशन करो। शीघ्र मिलने की आशा है। अंत में और शुरुआत करने के लिए आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते थे कि आशा है आप स्वस्थ होंगे, है ना। अब बताओ मेरे को, आप लोगों के जो मोहल्ला है उस मोहल्ले में बहुत गंदगी पसरी पड़ी है ना। आपको उसको ठीक करना है, या पानी की समस्या है, पानी नहीं आ रहा है, तो आप पत्र किसको लिखोगे? कलेक्टर को बुलाओगे? आजा कलेक्टर, है ना। कर सफाई कर, वो सफाई करने के लिए तो बैठा है ना तुम्हारी वहाँ, है। हाँ नगर निगम को लिखोगे, है ना। अब तुम पीएम को तो लिख नहीं दोगे, सीएम को, डीएम को, है ना, इनको नहीं लिख सकते, है ना, वो तो आने से रहा है। गांव में किसको लिखेंगे? सरपंच को, है ना। बस लास्ट संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या और रह गई है ना। पानी पी पी के काम चलाओ। तुम लोग भी घर से वैसे आ रहे हो सीधे, फिर खा पी के आए थे कुछ? है? अरे चुप हो जाओ, इधर सुनो ध्यान से। मेरे को ये बताओ, अगर जल की आपूर्ति आपको करवानी है, जल नहीं आ रहा है, तो ये फॉर्मल लेटर है कि इनफॉर्मल है? इनफॉर्मल। वो सचिव को, सॉरी, वो जो तुम्हारा कर्मचारी है उसका, नगर निगम का, वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? रिश्तेदार है? हाँ तो ठीक है। तुम जब एग्जाम में आए ना तो कह देना मामा जी पानी नहीं आ रहा है। हाँ, इन्हीं सब गलतियों से बचना है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को आज बुलाया मैंने। अच्छा, विषय क्या रहेगा इसका? नियमित जल आपूर्ति कराने के संबंध में पत्र, ठीक है। शुरुआत कहां से करोगे? शुरुआत कहां से करोगे? सबने निवेदन है कि, है ना, बस शुरुआत कर दो कि मैं के बाद में मैं को हटा दो इसमें, हमारे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी अकेली समस्या नहीं होगी मोहल्ले में, है ना, सबकी समस्या होगी। तो सबने निवेदन है कि हमारे, है ना, फलाने मोहल्ले में इतने दिनों से पानी नहीं आ रहा है, कृपया पानी की जो आपूर्ति है वो क्या करें? सुनिश्चित कराएं, है ना, उसकी पूर्ति करवाएं। तो आपसे निवेदन है कि शीघ्र नियमित जल आपूर्ति कराने का क्या करें? कष्ट करें, ठीक है। अंत में कह देना क्या? व्यवस्था कराने की कृपा करें, है ना। सब लोगों की तरफ से धन्यवाद दे देना उसको, है ना। चलो ठीक है, तो फाइनली अपन उसको कर लेते हैं अब, ठीक है। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या को, है। चलो देखो, ये तुम्हारा फॉर्मेट है। अब चुप हो जाओ, है? देख लो इधर, ये फॉर्मेट है तुम्हारा किसके लिए? जो आते हैं तुम्हारे पद्यांश। क्या? पद्यांश, है ना। सबसे ज्यादा मौत आती है पद्यांश, क्योंकि वो समझ में नहीं आते। गद्यांश में तो जो कहानी टाइप का लिखा होता है, पढ़ के समझ में आते हैं वर्ड्स, है ना, लेकिन वो समझ में नहीं आते। गद्यांश में प्रॉब्लम ये होती है कि सीधी भाषा होती है, समझ में आती है। पद्यांशों में संकेतों की भाषा होती है, समझ में नहीं आती। कभी क्या कहना चाह रहा है वो वही जानता है, और कोई नहीं जानता और कोई नहीं जानता, है ना। गद्यांश जो है कहानी को बताता है, जबकि पद्यांश भावना को बताता है। अब किसी की भावना को हम कैसे समझें कि इसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं। जो गद्यांश होता है उसका अर्थ एकदम साफ होता है,
और जो पद्यांश होता है अर्थ, उसका अर्थ छिपा हुआ हो सकता है, छिपा हुआ होता है। उसकी पद्यांश की व्याख्या आप लोग 10 लोगों से करवाएंगे, 10 लोग उसकी पद्यांश की व्याख्या अलग अलग कर देंगे। तो इसमें ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पद्यांशों में क्या होते हैं, उसके अर्थ छिपे हुए होते हैं। कभी वो लोग होते हैं जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचे कवि, है ना। जहां तक सन की सनलाइट नहीं पहुंचती वहां तक कवि की सोच विचार पहुंच जाते हैं। वो इतना सोच लेता है ना। रोला है कवि का। गद्यांश होते हैं वो दिमाग से समझ में आते हैं, लेकिन पद्यांश दिल से समझ में आते हैं, है ना। अगर तुम दिल लगाओगे तो समझ में आएंगे, नहीं लगाओगे दिमाग लगाओगे। हाँ, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए डायरेक्ट फॉर्मेट दे दिया है कि अगर कुछ भी नहीं लिखोगे ना, खाली स्थान हो खाली भी छोड़ दोगे, मतलब ऐसे ही लिख दोगे इनको, खाली की जगह पर कुछ भी नहीं लिखोगे ना, तब भी वो 1-2 नंबर दे ही देगा। कम से कम 4 नंबर का है तो 2 नंबर तो दे ही देगा कि भैया इतना सारा लिखा है ना। फिर आ गया। तो कविता में हमें क्या ढूंढना पड़ता है, मतलब ढूंढना पड़ता है, तब जाकर के हम उसको कर पाते हैं। देखो संदर्भ का सीधा सीधा फॉर्मेट है, ये पंक्तियां क्यों और कब लिखी गई, है ना, ये ढूंढने की कोशिश करो। कवि क्या बता रहा है ये ढूंढने की कोशिश करो, उसमें किस स्थिति में बता रहा है, किस उद्देश्य से बता रहा है। अगर इनमें से आप कुछ भी ढूंढ लो वही लिख दो, ठीक है। क्या बता रहा है कोशिश करो पहचानने की, किस स्थिति में बता रहा है, किस उद्देश्य से बता रहा है। जैसे फिर आप लोग लिखो, इन पंक्तियों में कवि डैश विषय के बारे में डैश स्थिति का वर्णन कर रहा है, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, तथा ये संदेश देना चाहता है, डैश संदेश देना चाहता है, ठीक है। सब में लगा दो, सब में अप्लाई कर दो, सब जगह अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और देखो ये तुम्हारा प्रसंग हो गया, ठीक है। और संदर्भ में क्या होता है, संदर्भ में पहले तो तुम्हें संदर्भ लिखना पड़ेगा, मैं उसको बता नहीं पाया। प्रस्तुत पंक्तियां देखो, इसमें क्या आता है, रचना का नाम, यानी कि जिस पाठ से ली गई है उस पाठ का नाम, कवि का नाम और पाठ पुस्तक का नाम बताना पड़ेगा, है ना। जैसे आपकी हिंदी की पहले चैप्टर का नाम क्या है? आत्म परिचय, और मुझे लगता है उसको हरबंस राय बच्चन ने लिखा है ना। तो जो भी पंक्तियां हैं वो, है ना, आत्म परिचय नामक पाठ से ली गई है, जिसको किसने लिखा है? हरबंस राय बच्चन ने लिखा है, ठीक है। जिसके रचयिता हरबंस राय बच्चन है ना, ऐसे करके। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा जो भी आपकी का नाम है, क्या है उसका? हिंदी का नाम क्या है तुम्हारी का? आरो, हाँ, आरो में संकलित, है ना। आत्म परिचय है क्या आत्मकथ्य है? आत्म परिचय नामक रचना से ली गई है, जिसके रचयिता कौन है? ठीक है, हाँ। उसके बाद तुम्हारी व्याख्या में देखो गलती क्या करते हैं, व्याख्या में गलती ये होती है, आप लोग व्याख्या में करते क्या हो, शब्द ढूंढते हो, शब्द की अर्थ निकाल करके उसमें लिखते हो, है ना। समझ में नहीं आता। आप लोगों को उसमें ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, यानी कि उसका शब्द ढूंढो, उसका अर्थ लिखो। करे चुप हो जाओगे ना देर के लिए। आप लोगों को उनका भावार्थ लिखना है। क्या लिखना है? भावार्थ लिखो, अपने भाव में लिखो, जो लिखा है अपने शब्दों में लिखो उसको। जो उसमें लिखा है वो तो लिखा ही है, उसका तुम क्या लिख रहे हो। कुल मिलाकर के कवि क्या कहना चाहता है, क्यों कहा गया है, उसका क्या मतलब है, ये लिखो उस गद्यांश का सार अपने शब्दों में, ठीक है। पढ़ के इतना तो पता चल ही जाएगा कवि क्या कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है, उसका क्या मतलब है, ठीक है। उसको अपने शब्दों में क्या कर दो, लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, डायरेक्ट लिख दिया है, कुछ करना ही नहीं है। क्या कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता है कि डैश, है ना, वह बताना चाहता है कि डैश। इस प्रकार कवि ने डैश भावना को व्यक्त किया है, ठीक है। एक नंबर काम हो जाएगा आप लोगों का, ओके, ठीक है। यानी कि आप लोगों को 4, अभी एक चीज और रह गई है, 1 नंबर इसका मिलता है
एक नंबर इसका मिलता है, एक नंबर इसका मिलता है, एक नंबर इसका मिलता है, ठीक है। 4 में आती है। अरे भैया 4 में आती, पेपर मेरे सामने ही है, ये रहा ये पेपर। 3 में आता है कि 4 में आता है? देखो ये 1 2 3 4 ये तुम्हारा वो है गद्यांश, 1 2 3 4 ये पद्यांश, ठीक है। हाँ तो पद्यांश भी 4 नंबर का है और गद्यांश भी 4 नंबर का है, ठीक है। तो आप लोगों को विशेष लिखना ही पड़ेगा। और विशेष में क्या लिखोगे? आप लोगों ने ग्रामर पढ़ी है हिंदी की, रस छंद अलंकार सब पढ़े होंगे। आप लोगों को पंक्तियों को पढ़ के समझ में आ जाएगा अगर आप लोगों को ठीक से समझाया गया है, पढ़ाया गया है, रटा नहीं है कि इनमें कौन सा छंद है, कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, ये सब ढूंढो, वही विशेष है ना। और क्या ढूंढो? भावना, संदेश, वो क्या देना चाह रहा है उसको लिख दो एक लाइन में। शैली, शब्द, सौंदर्य, कुल मिलाकर के मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। आप लोगों को खाली स्थान भर देना है हर एक में। कवि ने डैश भावना व्यक्त की है स्पेशल, पंक्तियों में डैश संदेश निहित है, और भाषा सरल एवं प्रभावशाली है। सब में ठोको, सब में ठोको, ठीक है। एक तरफ से भाषा सरल एवं कैसी है? प्रभावशाली है। अरे तो रुक जाओ, 2 मिनट और रुको, 2 मिनट और रुको। अरे 2 मिनट तो रुक जाओ, बातचीत तो कर ले, बैठो पहले। पहले ये बताओ, भूख लग रही है, भूखे में पढ़ा रहा हूँ, आने का कुछ सार निकला कि नहीं निकला ये बताओ मेरे को। कुछ सीखा? पक्का? झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे हैं। अगर 4 बच्चे आप लोगों से पूछेंगे कोचिंग कहाँ जाना है पढ़ने के लिए ठीक है।